एवरीवन। आज हम लोग अभी तक देख रहे थे, आज हम लोगों का थर्ड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने 1 से 8 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके बाद 8 से हमने 15 तक सॉल्व किए थे, फिर 15 से 30 तक सॉल्व किए हैं। आज 2019 का जो पेपर है वो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 31 से 45 क्वेश्चन तक। और आज आपको एक कुछ नया जानकारी और बता दें। अभी तक हमने क्या किया है कि आपको बताया है कि सिर्फ एनसीईआरटी में कहाँ किस पेज से आया है, क्या है। आज हमने थोड़ा सा मेहनत करके वो पेज ही वहां पे लगा दिया है कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है और क्वेश्चन क्या है। तो आपको आज बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। देख लेते हैं हम लोग कि क्या इंटरेस्ट आने वाला है। और उसके लिए अगर हम देखें तो डायरेक्ट पेज पे पहुंचते हैं हम लोग। तो पेज आपका है पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका है 31 और 31 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। हम लोग इससे पहले के वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। आप देखेंगे एनसीईआरटी में बिल्कुल लाइन टू लाइन एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर अब 20 आ गया है, ऐसे 31 देखते हैं। 31 क्या कह रहा है और वहां पे एनसीईआरटी का हमने पेज ही लगा दिया है, उसका फोटो खींच के हमने लगा दिया है। ये देखिए 30 है, इसके बाद यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 31 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द PCl5। याद रखिएगा PCl5 के लिए, PCl5 के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अगर हम पहला देखें तो PCl5 मॉलिक्यूल नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव गलत बात कह रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी का पेज हमने देखिए लगा दिया है। एनसीईआरटी में पहले कह रहा है कि PCl5 इज अ येलोइश व्हाइट पाउडर एंड मॉइस्ट एयर। हाइड्रोलिसिस करता है, POCl3 का फॉर्मेशन करता है और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है फास्फोरिक एसिड। आप देखिएगा यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है। इसको पहले हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि PCl5 का जो है रिएक्शन हम लोग देखते हैं। PCl5 का रिएक्शन कराएंगे तो POCl3 बनेगा और POCl3 का रिएक्शन कराएंगे फिर से हाइड्रोलिसिस तो बन जाएगा H3PO4। देख लीजिएगा, हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं कि PCl5 का हाइड्रोलिसिस कर देंगे और बनेगा क्या, आपका बनेगा POCl3 और बनेगा 2HCl। ध्यान दीजिएगा प्लीज। और फिर POCl3 का फिर से रिएक्शन करा दें, POCl3 का रिएक्शन करा दें, यानी कि हाइड्रोलिसिस कर जाएगा 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ और बना देगा H3PO और देखिए 4 लिखा हुआ है और क्या बना लेगा 3HCl बना लेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मेरा कहने का जो मतलब ये है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया गया कि भाई साहब ये जो है नॉन रिएक्टिव नहीं है, ये जो है नॉन रिएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है। और दूसरा एक ऑप्शन भी है कि हम PCl5 को हीट दे दें तो PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ढेर सारी रिएक्शन है और कहा गया कि PCl5 रिएक्टिव है। अगर आपको याद हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये तो था, यहाँ पे अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन भी करते थे PCl5 के साथ, तो यानी कि ये रिएक्टिव है। तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट किसके लिए, PCl5 के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव। चलिए तो आंसर आपका हो गया है। उसके बाद कह रहा है 3 इक्विटोरियल बॉन्ड। हाँ बिल्कुल सही है कि PCl5 जो है, PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अगर आप देखें PCl5 का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है। PCl5 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। अगर आप देखें तो 2 Cl यहाँ पे ऐसे लगे रहते हैं इस टाइप से, यानी कि ये ट्राइगोनल और एक पिरामिड ऊपर ऐसे करके बना लेगा और एक नीचे इस टाइप से बना लेगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे 90 के एंगल भी है और आपके 120 के भी एंगल है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका हो जाएगा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन।
तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बॉन्ड लेंगे आपके 120 एंड 90 तीन इक्विटोरियल पे, तो जो कह रहा है 3 इक्विटोरियल पीसीएल बॉन्ड, हाँ बिल्कुल सही है। एक इक्विटोरियल ये है, इक्विटोरियल ये है और इक्विटोरियल ये है। फिर कह रहा है मेक 120, हाँ बिल्कुल हमने बताया है कि 120 होते हैं। इसके बाद 2 एक्सियल बॉन्ड मेक 180, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो सामने वाले दिख रहे हैं एक्सियल बॉन्ड ये 180 के बनते हैं। ओके, फिर नीचे कह रहा है एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है कि जो पीसीएल है यानी कि जो एक्सियल बॉन्ड है, आप देखिएगा एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं कंपेयर टू इक्विटोरियल। क्यों? उसका रीजन है कि हाइब्रिडाइजेशन जो sp3d2 है वो 2 पार्ट में रहता है, कुछ ऐसा। तो एक्सियल बॉन्ड ये बनाते हैं एक्सियल बॉन्ड, ये बनाते हैं एक्सियल बॉन्ड, और एक्सियल बॉन्ड में जब d आ जाता है तो लंबे बॉन्ड हो जाते हैं, और जब sp2 है यहाँ पे ये इक्विटोरियल बॉन्ड बनाते हैं, जिससे ये बॉन्ड थोड़े से छोटे होते हैं। तो ये आंसर हो चुका है फर्स्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इसको देख लेते हैं। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का जो आपका थर्मोडायनामिक चैप्टर उसका एग्जांपल है, हमने एग्जांपल भी लिखा है। सबसे पहले देख लेते हैं इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। तो फिर एंट्रोपी का जो चेंज है डेल्टा एस का वैल्यू जो है वो है आपका निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या है, निगेटिव का सेंस क्या है? तो निगेटिव का सेंस होता है कि जो रैंडमनेस है वो डिक्रीज कर रहा है। रैंडमनेस क्या है? डिक्रीज कर रहा है, मतलब एसोसिएशन हो रहा होगा मॉलिक्यूल्स का। तो पहला ऑप्शन देखें, 2H गैस, दो गैस के एटम है जो एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखिए पहले दो थे गैसियस एटम और वो एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब एसोसिएशन हो रहा है, रैंडमनेस कम हो रही है। तो रैंडमनेस कम हो रही, तो आंसर तो आपका हो गया फर्स्ट। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में उन्होंने क्या लिख दिया है, अगर आप देखें तो एनसीईआरटी में उन्होंने क्या लिख दिया है, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर है, प्रॉब्लम नंबर है 6.10, प्रॉब्लम नंबर है एनसीईआरटी 6.10, और इसमें कह रहा है सबसे लास्ट ऑप्शन, ये देखो शायद धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, लिख रहा है कि H2 गैस एरो 2H गैस, यहाँ पे एंट्रोपी चेंज क्या हो रहा है? पॉजिटिव। यहाँ पे एंट्रोपी चेंज क्या हो रहा है? पॉजिटिव। ठीक है, एंट्रोपी चेंज हो रहा है पॉजिटिव, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दो एटम में कन्वर्ट हो रहा है, एक मॉलिक्यूल दो एटम में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इसको हम उल्टा लिख देंगे तो एंट्रोपी चेंज हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है, सो आंसर इज फर्स्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। दूसरा अगर हम देखें इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में क्या होगा? वाटर लिक्विड से वेपर में जाएगा, रैंडमनेस इंक्रीज करेगी, डेल्टा एस का वैल्यू आपका हो जाएगा पॉजिटिव, रैंडमनेस इंक्रीज करेगी। एक्सपेंशन ऑफ गैस इन कांस्टेंट टेंपरेचर, एक्सपेंशन करेगा, जाहिर सी बात है कि रैंडमनेस इंक्रीज करेगी। उसके बाद सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, देखिए सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है, रैंडमनेस इंक्रीज करेगी, डेल्टा एस का वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा। सो आंसर आपका पहला हो चुका है, फर्स्ट इज करेक्ट वन डायरेक्ट एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं 33। ये क्वेश्चन आपको हम बता दें, ये आपका एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है एनसीईआरटी, वहां पर भी इसका सॉल्यूशन दिया गया है 36 नंबर पे, 39 नंबर पे, और यहाँ पे जो एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप देखें एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन दिया गया है FeH2O का होल 6। देखिए इंटेक्स क्वेश्चन क्या दिया गया है, FeH2O का होल 6, और यहाँ पे ट्रिपल प्लस चार्ज। दूसरा दिया गया है ये FeCl का होल 6, और यहाँ पे आपका है 3 माइनस चार्ज। और यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, क्या दे दिया, K4 FeCN6, K4 FeCN6। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहाँ पे उन्होंने एक क्लू दे दिया है कि क्रिस्टल फील्ड थियरी से हमें इसको सॉल्व करना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, पोटेशियम का +1 होता है तो 4 पोटेशियम है 4+, और आयरन का निकालना है X माइनस Cn का -1 होता है तो -6 = 0। अगर X = निकालें तो आपका आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन +2। अब देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, चलिए देखते हैं। तो आयरन के लिए अगर हम देखें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3d6
4s2। अगर आप देखें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके निकाले जाएंगे। क्या करे जाएंगे? निकाल दिए जाएंगे। इनको हटा दें हम, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? 3d6। और हमें मालूम है ऑक्टाहेड्रल, देखिए 6 लिगेंड में 6 लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इनको हम ऐसे डिवाइड कर देंगे इस टाइप से, T2G और EG में, ठीक है। और यहाँ पे वेरी सेंटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वेरी सेंटर। और नीचे माइनस का 0.4 डेल्टा ओ एनर्जी, ऊपर प्लस का 0.6 डेल्टा ओ एनर्जी। अगर आप देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या है? CN आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा? पहले T2G को भरेगा, उसके बाद EG की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, भर दीजिएगा। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 हैं जो भर दीजिएगा। कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब EG के ऊपर नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि CN क्या है? CN आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वो क्या करेगा? वो भाई साहब ये करेगा कि सबसे पहले T2G भरेगा, उसके बाद EG की तरफ जाएगा। तो देख लीजिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा? T2G, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, और EG क्या हो जाएगा? 0। ये डायरेक्ट एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा। सो आंसर इज थर्ड इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 34 क्वेश्चन बिल्कुल और डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। मैंने एनसीईआरटी का डेटा भी लिख दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में एक चीज दी गई है, सॉल्यूशन चैप्टर से है। और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? ये देखिए, सॉल्यूशन में एक लाइन लिखी हुई है, उसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूं, आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है द सॉल्यूशन दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन, देखिए ना, लार्ज नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ फ्रॉम द मैक्सिमम बॉइलिंग, देखिए लिखा हुआ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। क्या दिया गया है? नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है। सो आप यहां पे क्या है? मैक्सिमम मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एनसीईआरटी में क्या कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड होगा और वाटर का कंपोजिशन। इसमें देख लीजिएगा, आंसर इज सेकंड वन। ये तो था डायरेक्ट एनसीईआरटी की बात है, लेकिन एक्चुअली है क्या, कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है, तो थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या कह रहा है? हमें मालूम है कि दो सॉल्यूशन है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ये तो था एनसीईआरटी का डायरेक्ट आंसर, लेकिन फिर भी लॉजिक क्या है कि जैसे हमने इसमें एक कोई सॉल्यूशन भर लिया, दूसरे हमने बीकर में ले लिया बी कोई सॉल्यूशन, और इनका हमने मिक्सचर लिया। क्या लिया? मिक्सचर, जहां पे ए इन दोनों को मिक्स कर दिया और यहाँ पे बी के बीच में, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा देख लीजिएगा, और इनके आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, इनमें जो फोर्स लग रहा होगा और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा होगा, उनके कंपेयर में भी अगर आप देखें इन दोनों के बीच में जब मिक्स कर देंगे ए और बी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों के कंपेयर में स्ट्रॉन्गर होगा। जब स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, तो उससे क्या होगा? वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, और उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और इसका आंसर है वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, और डायरेक्ट एनसीईआरटी से है 2019 नीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये है आपका किससे दिया गया है? ये भी सॉल्यूशन से है, और डायरेक्ट एनसीईआरटी में डायरेक्ट डेटा लिखा हुआ है। डेटा क्या दिया गया है वो हम आपको बता देते हैं। डेटा दिया गया आइडियल सॉल्यूशन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ? वहां पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि डेल्टा एच मिक्सिंग, देख लीजिएगा यहाँ पे धुंधला धुंधला है, और डेल्टा बी मिक्सिंग अगर 0 आता है तो वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी का डेटा है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें आइडियल सॉल्यूशन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा एच मिक्सिंग, हाँ दिख गया है, और यहाँ पे डेल्टा बी मिक्सिंग भी 0 होना चाहिए, यहाँ पे तो 0 है नहीं, तो आंसर गलत। एस मिक्सिंग कोई मतलब ही नहीं, एनसीईआरटी में है नहीं, डेल्टा जी मिक्सिंग कोई है ही नहीं, ये डेटा मिल गया, आंसर तो आपका हो गया जी। आंसर आपका क्या है? आंसर तो आपका हो गया जी, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है? फोर्थ इज करेक्ट वन।
लेकिन अब इसमें देख लेते हैं दोनों डेटा हम आपको बड़ा बड़ा लिखते रहे कि जो आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या है कंडीशन, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 होना चाहिए, ना तो एनर्जी रिलीज होना चाहिए ना कंज्यूम होना चाहिए ड्यूरिंग द सॉल्यूशन फॉर्मेशन, और डेल्टा बी मिक्सिंग भी आपका 0 होना चाहिए, डेल्टा बी मिक्सिंग भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये यानी कि जैसा पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, मिलने के बाद भी जो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन मिलाए गए हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही होना चाहिए जितना कि पहले मिलने से था। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये फिगर आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे एक देखो लाइन लिखी हुई है, इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से ये क्वेश्चन है। लाइमन सीरीज के लिए उन्होंने लिख दिया अल्ट्रावायलेट रीजन में ये लाइंस मिलती हैं। ये क्या लाइंस है, ये लाइंस है आपका लिमिटिंग लाइंस या स्पेक्ट्रल लाइंस। लाइमन सीरीज, बाउमर सीरीज, पास्कल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफोर्ड सीरीज, हम्फ्री सीरीज, 6 सीरीज आपको मिलती हैं एनसीईआरटी में। 5 लेकिन 3 दिख रही हैं यहाँ पे, देख लीजिएगा कौन कौन सी। लाइमन दिख रही है, बाउमर दिख रही है, पास्कल दिख रही है, और यहाँ पे इनका रीजन भी दिया गया कि किस स्पेक्ट्रो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें किस रीजन में ये मिलेंगे। तो आपका लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलता है, बाउमर सीरीज विजिबल रीजन में मिलता है, और पास्कल सीरीज इंफ्रारेड में मिलता है, ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड में मिलता है, पीफोर्ड सीरीज इंफ्रारेड में मिलता है, और हम्फ्री सीरीज इंफ्रारेड में मिलता है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के रखा है, हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन के लिए कौन सी सीरीज मिलती है एनसीईआरटी में? देखिए ये सामने दिख रहा है, बाउमर सीरीज विजिबल रीजन में मिलता है। तो आंसर इज थर्ड इज करेक्ट वन। डायरेक्ट एनसीईआरटी से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सब कुछ आता है। 2017 नीट का पेपर, 18 नीट का पेपर, 19 नीट का पेपर, 20 नीट का पेपर, 21, 22, 23 जितने भी आने वाले हैं वो सब के सब एनसीईआरटी से आएंगे। डायरेक्ट एनसीईआरटी के अलावा पढ़ना कुछ भी नहीं है। बार बार पढ़ो, एक बार समझ में ना आए फिर से पढ़ो, फिर समझ में आ जाए फिर से पढ़ो। जितने बार पढ़ेंगे आपको उतना ही बेहतर फील होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37। ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपके पॉलीमर चैप्टर से। पॉलीमर में आपको दो ऐसे पॉलीमर का जिक्र मिलता है। 12th का सेकेंड बुक, उसमें 2 पॉलीमर का जिक्र मिलता है जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है? जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सड़ा गला देते हैं। ऐसे पॉलीमर जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सड़ा गला देते हैं, तो आसानी से उनका हम लोग यूज कर लेते हैं जिससे एनवायरनमेंट में ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं आते हैं। तो 2 पॉलीमर एनसीईआरटी में लिखे गए, एक तो है पीएचबीबी और दूसरा है नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो एनसीईआरटी का जो लाइन है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए दोनों, एक तो देखो पीएचबीबी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी से ही हमने निकाला, ये क्या है पीएचबीबी। और दूसरा देखिए नायलॉन 2 नायलॉन 6 के बारे में भी लिखा हुआ है। क्या है वो, किससे मिलकर बनता है? ये आपका मिलता है ग्लाइसिन से, और किससे? आपका कैप्रोइक एसिड। ये देखिए 2 से मिलकर बनता है नायलॉन। जो नायलॉन 2 नायलॉन 6 कैसे बनता है? एक तो 6 नंबर का कार्बन एटम होता है वो है कैप्रोइक एसिड, और दूसरा है आपका ग्लाइसिन जो कि आपका 2 नंबर का कार्बन का अमीनो एसिड्स है। तो देख लीजिएगा ग्लाइसिन और कैप्रोइक एसिड से मिलकर बनता है। कैप्रोइक एसिड अगर आप देखें तो बकरी के दूध में पाया जाता है। आपको बायो वाले सब बताएंगे और सब बैठे हुए भी हैं, बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ओके, तो आंसर हम बताना चाह रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब हमने बता दिया। 2 टाइप के पॉलीमर आपको एनसीईआरटी में जिक्र मिलता है, एक है पीएचबीबी और दूसरा है नायलॉन 2 नायलॉन 6। सो आंसर इज नायलॉन 2 नायलॉन 6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 38। देख लीजिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए 38 नंबर कह रहा है, सबसे पहली बात क्वेश्चन की भाषा को समझिए। एनसीईआरटी में लाइंस लिखी हुई हैं। एनसीईआरटी में लाइन देखिए 3 टाइप की लिखी हुई है। z इज इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन 1, z इज लेस देन 1। ये z क्या है, ये z क्या है? तो देखो z के बारे में इन्होंने देखो जिक्र कर दिया है। क्या लिख दिया है कि जो z है वो है v रियल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन v आइडियल। समझिएगा v आइडियल, क्लियर समझिएगा कि अगर हम देखें z बराबर 0 है, अगर z का वैल्यू, सॉरी ये तो गलत हो गया थोड़ा सा,
0 नहीं है, z इक्वल टू 1 है। अगर z इक्वल टू 1 है, z इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा, ये गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। अगर z इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है वहां पे पॉजिटिव डेविएशन होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा, डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि आइडियल गैस के कंपेयर में उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। आइडियल गैस के कंपेयर में जो रियल गैस है उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल और गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज वीकर देन आइडियल गैस। तो यहाँ पे डेल्टा V इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम देखें वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से कम। कैसे, हमें मालूम है कि V रियल अपॉन V आइडियल। मान लीजिएगा, समझिएगा, V रियल है आपका 50 और V आइडियल है आपका 100, तो इन दोनों का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट में आएगा वैल्यू। बोलो भाई, 0 पॉइंट में आएगा ना, 0.5, बोलो जी, 0.5 आएगा ना। अब देखिए ये 1 से कम है, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, रियल गैस का वॉल्यूम कम है, तब 1 से छोटी वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है कि वहां पे नेगेटिव डेविएशन होगा। ये एनसीईआरटी में लिखा है नेगेटिव डेविएशन होगा। तो एस नेगेटिव डेविएशन होगा क्यों, क्योंकि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल हैं और जो रियल गैस के मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइडियल गैस के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रांग होगा। जब ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, किसके कंपेयर में, आइडियल गैस के कंपेयर में। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहला कंडीशन है कि यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया, यहाँ पे इन्होंने कह दिया, क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब गैस टेम्परेचर कुछ दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या टेम्परेचर है, 15 बार प्रेशर है, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं। हैज मोलर वॉल्यूम, हाँ 20% स्मॉलर देन दैट ऑफ एन आइडियल गैस। देखिए ये बस लाइन काम की है, क्वेश्चन समझिएगा, ये क्वेश्चन ये जो लाइन है ये आपके काम की लाइन है। क्या कह रहा है, 20% कम हो जाता है वॉल्यूम, किसके रेस्पेक्ट में, आइडियल गैस के रेस्पेक्ट में। कोई रियल गैस है उसका 20% वॉल्यूम कम हो जाएगा रियल गैस के, आइडियल गैस के कंपेयर में। अच्छा, द सेम कंडीशन, ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द गैस इट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जाहिर सी बात है कि अगर कम हो रहा है वॉल्यूम, नेगेटिव डेविएशन होगा। जब नेगेटिव डेविएशन होगा तो जेड का वैल्यू 1 से कम होगा, जेड का वैल्यू 1 से कम होगा। जब जेड का वैल्यू 1 से कम होगा, कब होगा, जब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा। आइडियल गैस के कंपेयर में रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तब ये कंडीशन आपकी आएगी, ठीक है, तब ये आपकी कंडीशन आएगी, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 4th इज करेक्ट वन। ओके, तो नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। अगला है 39 नंबर। ये देखिए क्वेश्चन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात कर रहा है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये क्वेश्चन जो है आपका है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 12th का सेकंड बुक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जहां पे एक टेबल उन्होंने बनाई है 20 अमाइनो एसिड की। उन 20 अमाइनो एसिड को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये देखिए एनसीईआरटी का लाइन है और एनसीईआरटी का टेबल है। अगर आप देखें तो जिन पे एस्टेरिक लगा हुआ है ये सब एसेंशियल अमाइनो एसिड है। जिन पे एस्टेरिक लगा हुआ है हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। वेलिन एसेंशियल है, ल्यूसीन एसेंशियल है, आइसोल्यूसिन एसेंशियल है, आर्जिनिन एसेंशियल है और लाइसिन एसेंशियल है। उसके बाद में है आपका एलानिन, सॉरी ये कुछ दिया गया है सही से दिख नहीं रहा है। इसके बाद में है ये कई सारे दिए गए हैं, इनमें से आपका कौन सा, जितने भी इसमें एस्टेरिक लगे हुए हैं वो सभी के सभी एसेंशियल है। अब अगर इसको हम याद करें तो आप याद भी कर सकते हैं, पीटी एक न्यूमेरिक टेक्निक है, पीटी वीटी आई एम हाल, इनसे जो लेटर स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे ए जो है वो आर्जिनिन है। आर्जिनिन के अलावा अगर कोई ए से स्टार्ट हो रहा है वो आपका नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एल का मतलब देख लीजिएगा, लाइसिन एसेंशियल है, फिर एल का मतलब है ल्यूसीन एसेंशियल है, उसके बाद में वी फॉर वेलिन एसेंशियल है। अब इनमें से ए एलानिन जो है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, सो आंसर इज दिस इज करेक्ट वन।
पूछा गया है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो ये एसेंशियल अमाइनो एसिड का हमने एक टेक्निक बनाया है, पीटीबीटी, आईएमआर, इनको इनसे जो स्टार्ट हो रहा है, ए बस याद रखिएगा, आर्जिनिन होगा, ए फॉर आर्जिनिन। आर्जिनिन के अलावा और कोई ए है, दैट्स कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, तो 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब क्या है। एसेंशियल का मतलब है कि जो डाइट के फॉर्म में हम लोग लेते हैं, और नॉन एसेंशियल का मतलब है जो आपका बॉडी खुद ही बनाता है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ एक दो नॉन एसेंशियल और सॉरी एक दो एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे भी हैं जिनका बॉडी में तो बनता है, लेकिन वो एक्सेस अमाउंट में जितना आपको रिक्वायर है उतना नहीं बना पाता है, तो उसके लिए फिर वो डाइट की फॉर्म में लेता है। तो ऐसा नहीं कि सभी बॉडी में नहीं बनते हैं और वो बाहर से लेना पड़ता है, कुछ ऐसे हैं जो बनते भी हैं लेकिन उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्लास में इनके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक, तो आंसर है आपका अलानिन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। ये देखिए क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आयनिक इक्विलिब्रियम से है। इसमें उन्होंने पूछा गया है विच मेक्स बेसिक बफर, बेसिक बफर के बारे में एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएच 9.2 ऐसा बफर का कौन सा होगा। तो देख लीजिए, लिखा हुआ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज अ बफर अराउंड जिसका पीएच है 9.25। देख लीजिएगा, लिखा क्या है, अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका इन दोनों का मिक्सचर जो है उसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच होता है 9.25। अब जाहिर सी बात है 9.25 अगर पीएच है तो बेसिक बफर बनाएगा। क्या बनाएगा, बेसिक बफर फॉर्म करेगा। ठीक, ये तो एनसीईआरटी की लाइन दी गई। तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है इसमें, हाँ देख लेते हैं, HCl है, NaOH, ये तो कभी नहीं होगा। इसके बाद है NaOH और CH3 नहीं होगा एनसीईआरटी का। इसके बाद में एसिटिक एसिड और NaOH, ये भी कभी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए HCl है, जिससे हम लोग बना सकते हैं, इस HCl से क्या बनेगा, NH4Cl। और यहाँ पे क्या दिया गया है, NH4OH। क्या दिया गया है, NH4OH। तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। एनसीईआरटी से तो आंसर हो गया, एनसीईआरटी की लाइन से तो ये आंसर हो गया, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं, क्या हो जाएगा, इसका हम मिल इक्विवेलेंट निकालें। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा NH4 और OH प्लस HCl प्लस HCl एरो, यहाँ पे हो जाएगा NH4Cl प्लस, अगर आप देखें तो वाटर मॉलिक्यूल और बनेगा। क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम टाइम t इक्वल्स टू 0 पे देखें, ध्यान दीजिएगा प्लीज, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे देखें तो इसके मिली इक्विवेलेंट निकालें, तो इनका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0.1 इनटू, इसका बेसिसिटी कितना है 1 इनटू 100 मिलीलीटर है, और इसको हम 100 मिलीलीटर है, 100 मिलीलीटर है अगर आप देखें, और अपॉन 1000 से डिवाइड करते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0। NH4OH है, गलत हो गया थोड़ा सा, मैं फिर से इसको कर दे रहा हूं। देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा मैं कर, ये वाला वैल्यू लेना है हमें NH4OH के लिए 200 इनटू, यहाँ पे बेसिसिटी इसकी कितनी है, एसिडिटी, तो ये है आपका 1 इनटू, यहाँ पे 0.1 मोलर सॉल्यूशन दिया है, 0.1 अपॉन 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.02। इसको सॉल्व करें हम, इसको सॉल्व करें तो देखिए HCl कितना दिया गया है, 100 इनटू 0.1 मोलर इनटू इसकी बेसिसिटी 1 अपॉन 1000। अगर आप देखें तो इसका आंसर आएगा 0.01। ठीक, अब इसको अगर हम देखें तब ये हो जाएगा 0, और इसको तो हम लेंगे ही नहीं। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद टाइम t इक्वल्स टू t पे, या फाइनली अगर हम देखें
या टाइम t इक्वल टू टी पे देखें तब हमें मालूम है एक से देखो एक से एक बन रहा है। अगर मान लीजिए ये बनेगा 0.01 तब ये कितना हमें मालूम है ये खर्च हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर ये बनेगा इतना तो ये पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा तब ये बचेगा 0। तब यहाँ पे कितना बचेगा एक से एक बन रहा है तो 0.01 बनने के लिए यहाँ से खर्च हो जाएगा 0.02 माइनस 0.01 तो बचेगा 0.01। तो आपको पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बचा है कितना 0.01 और NH4Cl बना है 0.01। बाकी कुछ बचा ही नहीं। तो वही तो एनसीईआरटी कह रहा है ना कि अमोनियम क्लोराइड होना चाहिए और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दो अगर है तो आपका हो जाएगा बेसिक बफर। सो आंसर इज 4th इज करेक्ट वन। ओके नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी का फर्स्ट ईयर का सेकंड बुक चैप्टर नंबर 2 रेडॉक्स के जस्ट बाद है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। उसकी हार्डनेस को दूर किया जाता है। तो दो टाइप की हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस दूसरा परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसको दूर करने के लिए देखिए टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के लिए हाइड्रोजन में वाटर को दो मेथड दिए गए, एक तो है बॉइलिंग और दूसरा है आपका क्लार्क मेथड। क्या है क्लार्क मेथड में क्या करते हैं जो भी आपके बाइकार्बोनेट्स हैं जिनकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस है वाटर में उसको हम लोग दूर करते हैं किससे CaOH के होल ट्वाइस से। ठीक है तो ये आपका टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने का क्लार्क मेथड है और बॉइलिंग करके। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है मेथड यूज द रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर तो टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के लिए पहले सिंथेटिक मेथड नहीं है कैल्विन नहीं है क्लार्क देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा है। सो दिस इज द क्लार्क मेथड दिस इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी सभी परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 42 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करना है। किसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई पहला क्या कह रहा है SnF4 इज अ आयनिक इन नेचर। क्या दे रहा है SnF4 इज अ आयनिक नेचर। फिर कह रहा है कि PbF4 इज अ कोवेलेंट नेचर। थोड़ा एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं। कार्बन फैमिली फर्स्ट ईयर का सेकंड बुक पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली है और कार्बन फैमिली। वहां पे कार्बन फैमिली का ये हमने एनसीईआरटी का डेटा लिख दिया। एनसीईआरटी देखिए यहाँ पे कुछ लाइन लिखी है। क्या लिखा है एक्सेप्शन देख लीजिएगा एक्सेप्शन आर SnF4 एंड PbF4। देख लीजिएगा ध्यान दीजिएगा प्लीज SnF4 एंड PbF4 which are ionic in nature। कितनी खूबसूरत लाइन में लिख दिया उन्होंने कि SnF4 भी आयनिक नेचर का है और PbF4 भी आयनिक नेचर का होता है। यहां पे इन्होंने लिखा है SnF4 आयनिक नेचर। ठीक है एनसीईआरटी ने कह दिया ठीक है अच्छी बात है। फिर कह रहे PbF4 इज अ कोवेलेंट नेचर। क्या बात कर रहे हो एनसीईआरटी कह रहा भैया दोनों आयनिक है और ये कह रहा है कोवेलेंट। यही तो गलत है। सो आंसर इज सेकंड इज करेक्ट वन। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 43 देख लीजिएगा। 43 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कंपाउंड इज फॉर्म्ड कैटायन C और एनियन A। देखिए एनियन और कैटायन से फॉर्म हो रहा है। ठीक है द एनियन फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट। देख लीजिएगा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट लैटिस और लैटिस एंड द कैटायन मतलब C 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स दैट इज द फॉर्मूला। देखिए इसमें एनसीईआरटी का 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट उसमें जो एग्जांपल दिया गया ठीक उसी पे बेस्ड आधारित पे ये क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए ये क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व करके दिया गया है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये भी बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूं। क्या कह रहा है HCP देख लीजिएगा HCP क्या है SCP में कौन रह रहा है भाई साहब एनियन। एनियन मतलब A रह रहा है SCP में। हमें मालूम है SCP के लिए Z इफेक्टिव का वैल्यू कितना होता है। Z इफेक्टिव का मतलब है हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल होते हैं 4 होता है। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितने होंगे यहाँ पे देख लीजिएगा ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितने होंगे 4। तब टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने होंगे इसके डबल यानी कि 8। अब इतना हमें इससे पता चल गया अच्छी बात है। अब एक
कहां पे है, ए रखा हुआ है HCP, मतलब ए रखा है HCP का मतलब है 4 पे, ठीक, हमें मालूम है Z का वैल्यू 4, ऑक्टाहेड्रल 4, ओके। अब C जो है, C कहां रखा है, C रखा है टेट्राहेड्रल बॉयड का, सॉरी ऑक्टाहेड्रल बॉयड का, हमें इसका काम है ऑक्टाहेड्रल बॉयड का कितना 75% में। अब हमें मालूम है 4 का 75% कितना हो जाएगा, 4 का 75% भाई साहब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा जी। 4 का 75% कितना हो जाएगा, 3। तो जो C है वो कितना होगा, 3। तो देख लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन है C3A4, हाँ, 4th इज करेक्ट आंसर, 4th इज करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, वहां से है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, फर्स्ट बुक का है। तो देख लीजिएगा, कह रहा है विच इज मेलाकाइट, देख लीजिएगा मेलाकाइट किसका ओर है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मेलाकाइट किसका ओर है, कॉपर का ओर है, किसका ओर है, कॉपर का ओर है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में देखो ये टेबल दिया गया है, टेबल में देखिए लिखा हुआ कॉपर के ओर के बारे में, किसके बारे में, कॉपर के ओर के बारे में। देखिए कॉपर पायराइट जिसका फॉर्मूला है CuFeS2, फिर है मेलेकाइट, आंसर तो मिल गया, मेलेकाइट का फॉर्मूला क्या है, CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। तो आंसर इज फर्स्ट इज करेक्ट वन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है मैच करना है। देखिए मैचिंग का बड़ा रोल रहता है लाइफ में भी, मैचिंग का बहुत अच्छा रोल है कि अगर मैच ना बन पाए तो फिर सब गड़बड़ है, जिंदगी का मजा नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लोग मैच अगर कर पाएंगे तो 4 नंबर मिलेंगे, और नहीं तो फिर -5, क्या -5, हाँ भाई साहब जितना आपने जोड़ा उसमें से 5 माइनस करना पड़ेगा, एक माइनस का, और जो 4 आप जोड़े हुए हैं उसमें, तो माइनस टोटल हो गया -5। तो देख लेते हैं यहाँ पे कह रहा है कि मैच करना है कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, यहाँ पे देखिए मैच करना है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी, ये देखिए जब हम लोग इनर्ट गैसेस पढ़ रहे होते हैं 12th का फर्स्ट बुक इनर्ट गैसेस, वहां पे सबके स्ट्रक्चर दिए गए हैं। देखिए दिया गया है HCF2 के बारे में लिखा है लीनियर, यहाँ पे कहीं है HCF2 नहीं है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। फिर कह रहा है HCF4 है स्क्वायर प्लेनर, यहाँ पे HCF4 है, हाँ जी है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्क्वायर प्लेनर। लो जी स्क्वायर प्लेनर हमने जोड़ दिया, स्क्वायर प्लेनर मतलब ए का है सेकंड, हाँ जी ए का सेकंड ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। चलिए ये दो तो हो गए भाई साहब गलत, ये तो हो गए गलत। फिर क्या कर रहा है, ये दे रहा है आपका XeF6 कैसा है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, XeF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे कहीं है, हाँ जी है, XeF6 कैसा है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, मतलब B का है थर्ड, कोई है B का थर्ड, हाँ, अरे तब तो और आगे चेक करना पड़ेगा। देखो A सेम B सेम, यानी कि अब आगे और चेक करना पड़ेगा। क्या है अगला है, ये देखिए एनसीईआरटी में XeOF4 स्क्वायर पिरामिडल, XeOF4, हाँ मिल गया, XeOF4 कैसा है, स्क्वायर पिरामिडल कहाँ, ओके ये देखिए मिल गया स्क्वायर पिरामिडल। तो C का है 4, तो ये वाला भी गलत हो गया, आंसर तो आपका आ गया जी थर्ड, ठीक है। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, तो आप लोगों का मेरा मतलब यही है कि आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी आर्टिकल, और लास्ट वाला भी आप चाहो तो देख लो, ये दिया गया है XeO3 पिरामिडल से, दैट्स द आंसर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड इसके बाद अगर हम देखें तो थोड़ा सा देख सकते हैं हम लोग, ये है आप देख लीजिएगा, ये फतेहपुर में है ये कोचिंग, और मेरा नाम ये है MS चंदेल, और थोड़ी सी मैंने केमिस्ट्री की भी पढ़ाई कर रखी है, तो आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर कॉपरेशन। ओके बाय, सब लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और एनसीईआरटी लगातार पढ़ते रहिए। आज का वीडियो इसीलिए हमने
एनसीईआरटी के सब पेजेस लगा रखे हैं जिससे आप लोग एनसीईआरटी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और एनसीईआरटी के अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है फॉर नीट एज वेल एज आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस में थोड़े से क्वेश्चन बाहर से आते हैं, उनके लिए आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल को देख सकते हैं और हमसे मुलाकात कर सकते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सब खैर।